ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। आज पहले क्या करते हैं, पहले हम टेक्निक समझ लेते हैं। कौन-कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे इसमें। और एक चीज़ और समझनी है कि जो ये टेक्निक्स हम यूज़ करने वाले हैं, इनसे 100% रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, बट मोस्टली जितना हो सकता है उतना हम कर सकते हैं। ठीक है?
क्योंकि 100% मतलब तुम अगर रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो तो बहुत टाइम लगता है उस चीज को बनाने के लिए। टाइम बहुत देना पड़ता है, हर एक चीज हर एक डिवाइस पे आपको टेस्ट करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती हैं उस प्रोसीजर के अंदर। बट हम ये कोशिश करते हैं कि इस टेक्निक से हम जितना ज्यादा कोशिश कर सकें उतना ज्यादा मतलब हो जाए रिस्पॉन्सिव। ठीक है, पहले टेक्निक समझेंगे, देन जो आज हमारा डिस्कशन हुआ है कि भाई हम एक ऐप के साथ चलेंगे तो एक सोशल ऐप वगैरह बना के चलेंगे और उसमें यूआई जो हम बनाएंगे उसको कोशिश करेंगे रिस्पॉन्सिव बनाने की। एंड जो भी अदर तरीके हो सकते हैं जैसे कि डार्क मोड एंड लाइट मोड ऑल्सो, है ना, सारी चीजें जो भी तरीका हो सकता है वो सारी चीजें लेके चलेंगे वन बाय वन। ओके, तो ओके, रेस्पॉन्सिव डेमो। सबसे पहला तरीका देखते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि मान लो जो भी हमारी डिवाइस की हाइट एंड विड्थ होती है, जो डायमेंशन से हमें मिलती है, जब हम डायमेंशंस निकालते हैं तो उससे जो हाइट एंड विड्थ मिलती है उससे हम किसी चीज को कैसे मतलब रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं वो देखते हैं। ओके, तो लेट मी डू वन थिंग। ओके, हमारे पास आई थिंक एंड्रॉयड में तो आई थिंक हमारे पास छोटी डिवाइस कोई है नहीं, है ना। तो iOS की देख सकते हैं, एक सेकेंड, लेट मी रन ऑन iOS। एक तो डिवाइस ये हो जाएगी iOS की, एक डिवाइस और कर लेते हैं कोई, ये छोटी डिवाइस है ऐसी, आईफोन ऐसी 8 आई थिंक है ये, आईफोन 8 प्रो मैक्स कर लेते हैं, इसका साइज बड़ा है। एक से दो डिवाइस पे रन कर सकते हैं क्या सर? मतलब सेम ही रहेगा तो आईफोन एंड्रॉइड का दो एक डिवाइस बार पे? हो जाएगा तो फिर हो सकती है कोशिश, वही देख रहे हैं अभी। मैं इसे एक बार रन कर लिया ना, इसको भी एक बार रन कर दूंगा, फिर उसको वही ऐप को ओपन कर दूंगा मैं डायरेक्टली यहाँ से, तो सर्वर तो हमारा एक ही लगेगा ना। उस केस में फिर चेंजेस देख सकते हैं, देखते हैं क्या होता है।
अब देखो चेक करने के लिए कि एक साथ चल रहा है कि नहीं, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो दोनों में रिफ्रेश हो रहा है ना। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बेसिकली चेक क्या करना है, मुझे चेक करना है कि मान लो मैं कोई भी चीज बनाता हूँ, इवन एक बॉक्स भी बनाता हूँ, या मैं यहाँ से लेके इस टॉप से लेके इस एंड तक, लास्ट एज तक कोई भी चीज लेता हूँ, तो वो कितना फर्क दिखाएगी हमें किसके अंदर, दोनों डिवाइस के अंदर। ये बहुत बड़ी डिवाइस है 14 प्रो मैक्स, आई थिंक इसका साइज कितना होगा, 6.5 इंचेस प्लस होगा आई थिंक इसका, है ना। और ये छोटी है, ओके। तो इसमें देखते हैं ट्राई करके। तो सबसे बेसिक तरीका, बिना कोई पैकेज बिना कुछ किए हम पहले ट्राई करते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉन्स्ट विथ हाइट, मैंने कहां से ले ली, डायमेंशन डॉट गेट विंडो से, ओके। और अब देखो यहाँ पे मैंने इसको स्टाइल दे दी, फ्लेक्स वन दे दिया। मान लो जैसे सपोज मैंने एक व्यू लिया, इस व्यू को मैंने स्टाइल दे दी क्या, विथ तो मैंने विथ दे दी जो ऊपर आ रही है वो, और हाइट को मान लो हाइट दे दी, हाइट -20 मान लो, ओके। हाइट माइनस हाइट डिवाइड बाई 20, इस तरीके से कुछ कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड रेड, ओके। अब देखो एक चीज देखो, यहां पे जो गैप है नीचे से वो लगभग सेम है दोनों डिवाइसेस के अंदर, सेम है कि नहीं? यस सर। अप्रोक्स सेम है। हम यहाँ पे परफेक्शन की और 100% की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि 100% कुछ नहीं हो सकता। बट अगर हम अप्रोक्स देखें तो ये सेम ही है मेरे हिसाब से, इतना गैप है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिवाइस की हाइट ली है वो ली है, और उसमें मैंने कहीं पे भी ये देखो डिवाइड बाई 20 किया डिवाइस हाइट को, तो जो हाइट डिवाइड हुई होगी इससे, है ना, जो डिवाइस की हाइट है उसके हिसाब से यहाँ पे गैप भी बना उतना ही, इसीलिए दोनों में सेम है। अगर मैं यही टेक्निक यूज करके कोई भी कंपोनेंट बनाता हूँ, मैं बटन बनाऊं, मैं हाइट बना, मैं कुछ भी बनाऊं, कोई भी चीज बना रहा हूं, वो बिल्कुल सेम रहेंगे। अब इसे चेक करने के लिए देखो मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स बना के ट्राई करता हूँ। देखो कैसे, पहले मैंने एक कंपोनेंट लिया, उसकी मैंने जो हाइट ली वो ली मैंने बाई 3, एंड मैंने इसको ऑरेंज कलर दे दिया, और इसको मान लो मैंने विथ दे दी माइनस विथ बाई 20, and align self center and border radius width divided by 30, margin top height divided by 30, थोड़ा सा, ओके। अब देखो इसमें नोच नहीं है, इसमें जो फर्क थोड़ा सा आ रहा है वो क्या है कि इसमें नोच है, इसमें नहीं है ना। तो तुम क्या कर सकते हो, इसको सी फिर ये व्यू डाल दो, तो दोनों में फिर कॉमन आ जाएगा। देखो अप्रोक्स सेम, जो यहाँ से यहाँ पे काउंट करोगे ये चीज सेम रहेगी। अब मान लो मैंने एक व्यू बनाया और मैंने कॉपी किया दूसरा, कॉपी पेस्ट, इसको मैंने रेड दे दिया, ओके। देन थर्ड वन, इसको मैंने ब्लैक दे दिया। तो थर्ड वाले को कम देते हैं जिससे नीचे एज तक आए, और मैं समझ में आया कि तीनों कंपोनेंट हो पा रहे हैं एडजस्ट। तो उसको दे दो
यहाँ पे इसमें गड़बड़ कर रहा है ना ये तीसरा वाला, इसको रिफ्रेश करो, इतना ही आ रहा है या फिर गड़बड़ी कर रहा है, इतना ही आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये चीज फेल हो गई यहाँ पे आके, क्योंकि ये इसकी जो हाइट है वो काफी ज्यादा है, और यहाँ पे अगर इसका हाफ भी करोगे 5 हाइट 5 है इसकी, तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करके देखें। ओके अब इसमें एक दिक्कत और आ रही है, किसी को समझ में आया क्या दिक्कत आ रही है, मतलब हम क्यों फेल हो रहे हैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट पे आके, कोई आइडिया लग रहा किसी को? ब्लैक देखो कि जितनी जगह तुमने ये देखा ना कि मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो नीचे जो डिवाइड कर रहे हैं जिन नंबर से, ये नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ये नंबर्स भी तो हमारे रिस्पॉन्सिव नहीं है ना, तो यहाँ पे इतना तो चल रहा है कि हाँ तुम हाइट एंड विड्थ को डिवाइड करके कैलकुलेट कर रहे हो, बट ये नंबर्स भी किसी तरीके से रेस्पॉन्सिव होने चाहिए, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो तो हो नहीं रहे हैं। यहाँ पे भी देखो 30 हमने ऐसे लिया है तो ये चल रहा है, बट इतना एक्यूरेट नहीं होगा। यहाँ पे दिक्कत जो आ रही है वो सिर्फ हाइट में आ रही है, क्योंकि डिवाइस की विड्थ लगभग सेम होती है, हर एक डिवाइस की हाइट ही फर्क देती है। तो अब क्या करा जाए, दूसरा सॉल्यूशन क्या है? फ्लेक्स का यूज, परसेंटेज का यूज और फ्लक्स का यूज, दो ऑप्शन आए मेरे पास, है ना। तो देखो यहाँ पे नोट कर दिया ना हर एक टेक्निक में क्या फेल हो रहा है। यहाँ पे फेल क्या हो रहा है कि तुम्हारी विड्थ सही आ रही है ना, बट जो गैप आ रहा है वो हाइट में ही आ रहा है, हाइट में आ रहा है गैप। सर हाइट डिवाइड बाय 3 मतलब नहीं 3 करोगे तो 3 करके देख लो, यहाँ पे देखो। नहीं मैं कह रही हूँ हाइट डिवाइड बाय 3 मतलब ये तीसरा पार्ट लेगी कैसे? जितनी हाइट है डिवाइस की, जो विजुअल एरिया है उसका थर्ड पार्ट। ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे नोच वाला एरिया भी काउंट होता है, वो भी हाइट में आता है। तो यहाँ हम डायमेंशन यूज नहीं कर सकते हैं क्या? हैं? डायमेंशन, ताकि उसका पूरा स्क्रीन का पूरा विड्थ लेके हम उसको माइनस कर सके, जैसे हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में किया था। ये वो कह रहे डायमेंशन डॉट गेट विंडो करके नहीं निकालते वो डायमेंशन वाला मेथड? ये रहा हाँ वो कह रहे हैं, वही तो यूज कर रहे हैं हम। हाँ वही है। सॉरी, लिखने का तरीका अलग है, बेसिकली ऐसे निकाल लो या फिर डायरेक्टली यहाँ निकाल लो। अब यहाँ पे बार बार हमें डायमेंशन वाली पूरी लाइन लिखनी पड़ती, इसलिए मैंने शॉर्टकट में यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लिया, हाइट और विड्थ को निकाल लिया। तो सर उसमें स्क्रीन भी तो होता है, अभी अपन ने विंडोज यूज किया है ना, विंडोज। स्क्रीन ले लो तुम, लो स्क्रीन और विंडो में बस इतना फर्क है कि एक तो तुम्हारा मोबाइल का साइज का एरिया और विजुअल एरिया, और एक तो टोटल डिस्प्ले का साइज, उतना ही फर्क है। तुम कैलकुलेशन उसी के हिसाब से कर रहे हो, कोई फर्क नहीं आया। देखो कुछ फर्क पड़ा, स्क्रीन लिया मैंने तो कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ नहीं पड़ा। मोस्टली हम विंडो ही यूज करते हैं, विजुअल एरिया की बात करते हैं हम। सर तो बॉटम में तो मार्किंग देके नहीं कर सकते? हाँ सर इसको एक क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास बना के हर एक डिवाइस के हाइट के हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं वो तो आगे अभी डायरेक्टली कैलकुलेशन यूज नहीं कर रहे हैं, अभी वो आगे आने वाला है टेक्निक जो हम आगे करने वाले डिस्कस। अभी तो ये जस्ट मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि डायरेक्टली अगर तुम करने की कोशिश करो तो इस तरीके से मिलेगा, जब तक तुम कोई कैलकुलेशन यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो उन्होंने बताया था कि परसेंटेज और फ्लेक्स के बेस पे हम कैसे कर सकते हैं। देखो फ्लेक्स के बेस पे ये चीज तो नॉर्मली हो सकती है जो हम अभी करेंटली कर रहे हैं, बॉक्सेस बनाना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेक्स में दिक्कत आती है, फ्लेक्स में जब तुम परसेंटेज छोटे छोटे कंपोनेंट बनाते हो तब तुम्हारे लिए दिक्कत आती है। तो फ्लेक्स जब सोल्यूशन में अगर लिया जाएगा तो उसके लिए तुम्हारे टाइम बहुत होना चाहिए, मतलब जो उसका ईटीए होता है ना यूज करने का,
एक भी पर्टिकुलर स्क्रीन को यूज बनाने के लिए, वो बहुत ज्यादा होता है फ्लेक्स के केस में। तो पहले मैं तुम्हें परसेंटेज वाला दिखाता हूँ कि कैसे यूज करना है। मान लो कोई भी एक सिंपल डिजाइन पहले बना के देखते हैं। ओके, ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी। इसमें देखो परसेंटेज का तुम जो बोल रहे थे वो ऐसा है, मैंने फ्लेक्स 1 ले लिया, मैंने यहाँ पे 90% ले लिया। ओके, विथ को मैंने 30% ले लिया, ये बॉर्डर विड्थ 10 एंड हाइट 30%। पहला कंपोनेंट मार्जिन टॉप मान लो मैंने 20 ले लिया। फ्लेक्स में क्या आता है ना कि हम डिवाइड कर सकते हैं, बॉक्सेस तो बना लोगे रेस्पॉन्सिव, पर उसके अंदर की छोटी छोटी चीजें जो बनाओगे ना उनमें दिक्कत आ जाएगी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल अभी दिखाऊंगा, है ना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊंगा जो करेंटली आई थिंक वो चल रहा हो तो शायद चल रहा होगा। मेरा एक ऐप है जो मैंने एक पैकेज का यूज करके बनाया है, उसको मैं तुम्हें डेमो दिखाऊंगा कि iOS और एंड्रॉइड दोनों पर रन करके अगर हो जाएगा रन तो फिर देखो उसमें कि कितना तुम्हें फर्क दिखेगा, सेम चीज यूज करने पे कितना फर्क रहता है एंड्रॉइड और iOS में। अब देखो परसेंटेज में तो ये जो एरिया होता है ना ये वैसे भी क्लिकेबल नहीं होता ये एरिया। ओके, ये सेफ एरिया व्यू का एरिया है यहाँ पे। तो ये जो गैप है ना जो इतना नीचे से रह रहा है उतना ही है इसके अंदर भी, इस वाली डिवाइस में भी। ये जो लाइन जो दिख रही है ये एरिया जो एक्चुअल में है वो यहाँ तक का एरिया है ना, ये सेफ एरिया के अंदर आता है। तो जो गैप है वो एक्चुअल में दोनों का सेम है अभी इस केस में। बट जब हम इनके अंदर की चीजें बनाते हैं तो वो हमारे लिए टिपिकल है। ओके, वो टिपिकल है क्योंकि आप इसके अंदर अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ इस वाले के अंदर पहले वाले व्यू के अंदर कुछ चीज बनाई जाए जो रिस्पॉन्सिव बने, है ना। तो अभी तुम परसेंटेज का यूज करके क्या बना सकते हो, मान लो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड में एक सर्कल बने एंड राइट साइड में कुछ टेक्स्ट वगैरह सारी चीजें रहें, तो उस चीज को हम परसेंटेज के बेस पे तो रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते ना। बना सकते हो टेक्स्ट को और इनको सब चीजों को? नहीं, वहां पे कंटेंट ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो वहां पे जो आपका कंटेंट है वो डायनेमिक है। उस केस में आप इस तरीके से फिट नहीं हो सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टैटिक ले लिया, तुमसे बोल दिया कि हाइट, मैंने बोला कि हाइट है उसको 30% लेना है, विथ 90% है, मैंने डायरेक्टली बता दिया स्टैटिक तरीके से। तो तुम्हें लग रहा है कि हाँ इजी है तो हो गया, बट जब डायनेमिक कंटेंट होता है उस तरीके से नहीं बन पाती चीजें। तो देखो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले एक बार एग्जांपल दिखा दूं फिर मैं उस पैकेज के बारे में बताऊंगा। ओके, देखते हैं चल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम लोगों को एक वो मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा कि नहीं होगा। फिर हम उसी तरीके से अपना जो ऐप बनाने वाले उसको फॉलो करेंगे। ओके, देखते हैं। मैंने उसमें कोशिश करी है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, बट इतना कोशिश किया है कि लगभग थोड़ा थोड़ा सेम दिखे चीजों में। कुछ चीजें तो उसकी हाँ ये है कि दिक्कत देती है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते बिल्कुल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, बट कोशिश की गई है कि रिस्पॉन्सिव हो जाए। देखते हैं क्या हाल है। एंड्रॉयड में रन हो जाएगा वो, ठीक है, फिर एंड्रॉयड के बाद हम उसको iOS में रन कर लेंगे।
और कंपैरिजन जब हम एंड्रॉइड और आईओएस का करते हैं तब भी एंड्रॉइड और आईओएस में भी फ़र्क होता है नॉर्मल, मतलब तुम 14 प्रो मैक्स देखोगे और एंड्रॉइड में देखोगे तब भी फ़र्क रहेगा थोड़ा बहुत चीज़ों का, क्योंकि जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, डिवाइस का साइज़ एंड्रॉइड और आईओएस के कंपैरिजन में फिर भी छोटा ही होता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे दिक्कत आती ही है। उसको हमें दोनों में कंडीशन बेस पे चीज़ें लगानी पड़ती हैं। तो ये देखो डिज़ाइन, अब ये डिज़ाइन है, इसको लॉग आउट वगैरह कर सकते हैं क्या? ओके, इसको देखते हैं iOS पे लॉन्च हो जाए, तो अभी बहुत दिन से ट्राई नहीं किया इसको मैंने, जब नया सेटअप के बाद। चलेगा कि नहीं, एरर तो नहीं आ रहा। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मेन हमारी दिक्कत थी वो ये थी कि ये बोल रहे थे कि जो नीचे हमारे ये जो बटन्स आ रहे हैं फेसबुक, गूगल एंड ये लॉगिन वाली जो लाइन आ रही, इन्होंने बोला था कि स्क्रॉल नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से मैं स्क्रॉल नहीं लाना है। तो इस तरीके से बनाना कि ये सारी चीजें लगभग दिख जाए। कौन सा प्रोजेक्ट है सर? ये प्रोजेक्ट हमारा एक दिल्ली का क्लाइंट का है, उनकी ये वीज़ा वगैरह, वीज़ा ट्रांसपोर्ट वगैरह की कंपनी है, आई थिंक उनकी ट्रैवल की कंपनी है, अच्छा, वीज़ा टू फ्लाई करके है। चल रहा है कि नहीं चल रहा पता ही नहीं चल रहा। सिलेक्टेड तो ऐसे ही में चलेगा, ऐसे ही में मैंने कभी ट्राई नहीं किया। देख नहीं चल रहा है, इसका सेटअप नहीं है iOS का, इस वजह से। चलो कोई नहीं, इसको मैं दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। हम टेक्निक स्टार्ट करते डायरेक्टली। अच्छा ये चलो इसको जो हमारा चल रहा था उसको चला लेंगे, इसको टाइम वेस्ट ही लग रहा है। हेलो सर, हाँ एक क्वेश्चन था मेरा। बोलो। सर मैंने अभी ये सेटअप किया ना, मतलब रिएक्ट नेटिव CLI, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो अपने को अपन JDK 11 इंस्टॉल करते हैं, और अभी सर मैंने 17 बोला है, 17 डाउनलोड मांगा उसने।
मतलब जेडीके 17 वर्जन डाउनलोड करके सेटअप किया है। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सर? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 17 तो इस टाइम पे मांग ही रहा है, नए जो नया एंड्रॉइड स्टूडियो डालोगे तो। नया एंड्रॉइड स्टूडियो कौन सा एंड्रॉइड स्टूडियो डाला है? ये अभी फ्लेमिंगो से अपग्रेड वर्जन नहीं है ऊपर वाला? यार अभी तो हैजहॉग चल रहा है। हाँ तो सर वो एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप तो पुराना ही है मेरा। प्रोजेक्ट तुमने बनाया है वो रिएक्ट नेटिव का नया वर्जन है पुराना वर्जन है? वो नया वर्जन है। हाँ तो वही तो, जब प्रोजेक्ट नया बनाओगे तो वो डिपेंडेंसी भी तो नई मांगेगा ना, इसलिए वो ये बोलता होगा कि जेडी के वर्जन नया सेलेक्ट करो, नई पे हाँ चलो। पहले वो मैंने 11 से किया था तो उसने मुझे एरर दिया था। फिर उस एरर को मैंने गूगल रिएक्ट किया नेटिव बहुत। में यही इशू है कि तुम्हें सारी चीजें जितनी भी चला रहे हो ना वो एक ही लेवल की होनी चाहिए, अदरवाइज अब जैसे मेरा सिस्टम चल रहा है ना, मेरा एंड्रॉइड चल रहा है, आईओएस चल रहा है, बट दिक्कत क्या है कि मैं एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट को अभी भी एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो हैजहॉग के अंदर, हैजहॉग का बिल्कुल सिस्टम ही अलग आ गया, बिल्कुल देखने में अगर ऐसा लग रहा है कि वीएस कोड है और बिल्कुल ही सिस्टम अलग है, तो उसमें मेरे प्रोजेक्ट ओपन ही नहीं होते, इसलिए मैं कभी कभी बिल्ड बनवाने के लिए दूसरे का सिस्टम यूज करता हूँ। तो चेंज नहीं करना चाहिए, अगर चेंज कर रहे हो तो सारी चीज चेंज करो, अदरवाइज मत करो। ओके सर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रेस्पॉन्सिव की। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये परसेंटेज का गेम है, बट परसेंटेज में तुम कभी भी जो एक होता है ना, एक बिल्कुल छोटी छोटी डिजाइन बॉक्सेस बनाने, सर्कल बनाने, लिस्टिंग होगी आपकी, ये सारी चीजें आप परसेंटेज के बेस पे सिर्फ विड्थ एंड हाइट का लेके तो कर सकते हो, बट उसके अंदर की छोटी छोटी चीजें आप नहीं बना पाओगे, फिर आपको कोई ना कोई डायरेक्ट वैल्यूज चाहिए होंगी। वैल्यूज का मतलब जैसे मैं यहाँ पे 50 यूज किया है ये 50, तो ये जो 50 है एक्चुअल में ये डायरेक्ट वैल्यू है। अब इसी वैल्यू को मैं बोलूं कि मैं तुम्हें रेस्पॉन्सिव तरीके से इस तरीके की वैल्यू मिल जाए, वो तुम्हारे लिए सबसे इजी होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो हैबिट है वो हर चीज की ऐसी यूज करने की है ना। हाइट 50 यूज कर लिया, विड्थ यूज कर ली 90% या 200 या 300, इस तरीके से। फॉन्ट का साइज भी ऐसे ही आप यूज करते हुए 18 यूज कर लिया, 20 यूज कर लिया, 60 यूज कर लिया। तो डायरेक्ट वैल्यूज अगर आपको रेस्पॉन्सिव मिलती है तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से कोडिंग कर पाते हो, है ना। अगर आपसे मैं बोलूं कि थोड़ा सा इस तरीके से अलग तरीके का वैल्यू, जैसे एक पैकेज है रेस्पॉन्सिव डायमेंशन वाला, उसमें क्या है कि वहां पे परसेंटेज की बात करते हैं, वहां पे भी परसेंटेज है, मतलब वहां पे अगर रेस्पॉन्सिव विड्थ के अंदर आप 90 पास कर रहे हो, दैट मींस 90% ऑफ दैट पर्टिकुलर हाइट वो विड्थ, ठीक है। अगर आप हाइट के अंदर 50 पास कर रहे हो 50%, तो परसेंटेज में गेम है ना वो सेट हो ही नहीं पाता कभी भी। इसीलिए एक जो बेस्ट पैकेज है, सबसे ज्यादा यूज होता है, वो यही है, रिएक्ट नेटिव साइज मैटर्स। वो पैकेज क्या है कि जैसे आपको ये 50 है ना, इसी 50 को वो एक्चुअल में यूज करेगा लाइक दिस समथिंग मॉडरेट स्केल, इस तरीके से। अब आपने 50 ही लिखा है, बट आपको क्या किया, आपने मॉडरेट स्केल ऐड कर दिया, तो ये कैलकुलेट करेगा पूरा बैक एंड में, जो कैलकुलेशन होगी वो करके आपको ये 50 डिवाइस के हिसाब से दे देगा। बट आपको अपनी वैल्यू जो डायरेक्ट यूज करते थे वो हैबिट आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी, और आपकी कोडिंग जो है ना स्पीड ऑफ फास्ट पहले जैसी ही रहेगी। अदरवाइज आप कुछ नई चीज में पड़ जाओगे तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा। जैसे मुझे मान लो मार्जिन टॉप 20 लेना था, तो मैं क्या करूंगा, मैं वही तो करूंगा ना, मैं उसको वहां पे मॉडरेट स्केल के अंदर 20 डाल दूंगा। अब मेरी वैल्यू 20 ही है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया, वैल्यू मेरी 20 ही है, अभी भी मैं 20 दे रहा हूं, तो मेरी जो हैबिट है ना वैल्यूज को यूज करने की, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूं, और एक आध कुछ देखते हैं हम लोग, कहीं पे कुछ लॉगिन साइन अप की डिजाइन बना लेंगे आज टेस्टिंग के लिए, देन हम कल से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। ओके, प्रोजेक्ट के लिए एपीआईज हमारे पास हैं ही ऑलरेडी, जितनी है उतनी यूज कर लेंगे, बाकी जो पार्ट है वो फायरबेस की हेल्प से कंप्लीट कर लेंगे। तो npm साइज, किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो भाई पूछ लेना। मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये चीज दोबारा पढ़ाऊंगा जब हम पूरा ऐप बना रहे होंगे अभी, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा एक वो दे रहा हूं, क्या बोलते हैं, ब्रीफ दे रहा हूं, कि जैसे तुम्हारे जब हम कल मैं प्रोजेक्ट में डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो वहां समझा नहीं पाऊंगा हर चीज को, एक एक लाइन को, वहां थोड़ा सा फास्ट कोड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना
तो प्रोजेक्ट की स्पीड ज्यादा होनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी जो 60 क्लासेस का जो हमने प्रॉमिस किया है ना, वो 80 भी हो जाए 100 भी हो जाए तब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। ये चीज मानते हो? लाइव क्लास में कोडिंग करना प्रोजेक्ट की बेस पे टाइम देना हो, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने तुम लोगों से बोला कि साथ में तुम लोग भी प्रैक्टिस करते रहना। ऐसा मत सोचना कि आज मैंने जो पढ़ाया है अब वो तुम 4 या 10 दिन बाद कर लोगे। करते रहना, थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा तभी प्रोजेक्ट हो पाएगा। हम कौन सी आपका क्लोन बनाएंगे सोशल ऐप में भी? क्लोन क्या, हम तो कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, तो हम तो एक सोशल ऐप बना रहे हैं। सोशल ऐप में तुम कोई भी ले लो। सोशल ऐप मतलब लिंक्डइन मान लो। ठीक है। बहुत जल्दी आया भाई। पैकेज इंस्टॉल हो गया। एंड्रॉइड npm क्या हो रहा है? एंड्रॉइड ठीक है। इसके अंदर की बाकी चीजें हटाते हैं और एक चैनल बना के देख लेते हैं। एक काम करेंगे, लिंक्डइन का क्लोन ही बना लेंगे, है ना? ठीक रहेगा। इसके अंदर पोस्ट का ऑप्शन है हमारे पास, जॉब का ऑप्शन रहेगा, जॉब डालने का, और मैसेजिंग का ऑप्शन डाल देंगे उसकी फायरबेस की चैटिंग के साथ। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। यूजर सर्चिंग हो गई, ऐड कनेक्शंस हो गए, इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है। क्या बनाए? कोई सजेशन है किसी का जो डीआईएन बना के देखें? नहीं तो मैं तो लॉगिन साइन अप ही बनाऊंगा टाइम के हिसाब से। सर लॉगिन साइन अप ही बेस्ट है सर। ठीक है, जल्दी बन जाएगा। चलो ठीक है। हम पैकेज यूज करेंगे रिएक्ट नेटिव साइज मैटर्स। ओके, अब इससे कोशिश करते हैं कि देखो कैसे क्या हो सकता है। तो पहले हमने सेफ एरिया व्यू तो यूज कर लिया, तो इसमें एंड्रॉयड में हमें कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल व्यू यूज कर लो। यहाँ पे सबसे पहले हमें टेक्स्ट लेना। अब देखो टेक्स्ट जब बनाते हैं तो इसका फायदा क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने डाला लॉगिन। ओके, लॉगिन का पेज है तो लॉगिन डाला। स्टाइल में जाएंगे, साइज मैटर्स क्या करता है, यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट साइज लिया। अब हम लोग ज्यादातर अगर हेडिंग वगैरह बनाते हैं या फिर कोई भी बड़ा टाइटल यूज 20 यूज करते हैं, है ना? हाइट जो फॉन्ट साइज है 20, 22, 23 ऐसे यूज करते हैं। अब मुझे यहाँ पे ऐसे 20 अकेला नहीं लिखना है, मुझे क्या लिखना है यहाँ पे? मॉडरेट स्केल 20। ओके, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट ये रेस्पॉन्सिव है। अब मुझे मान लो ये यहाँ पे यहाँ लेके आना है, तो मुझे मार्जिन यूज करना पड़ेगा। अब मार्जिन हम पहले क्या यूज करते थे? डायरेक्ट वैल्यूज में ऐसे यूज कर लेते थे ना, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू में, है ना? बट अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मॉडरेट वर्टिकल स्केल। ओके, ये हाइट के बेस पे कैलकुलेशन करी गई है इसमें। तो मान लो मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया। ओके, फॉन्ट वेट डाल दो 600 एंड देन ये हमारा हेडिंग बन गया। बात करते हैं टेक्स्ट इनपुट। बट एक चीज याद रखना कि एंड्रॉयड और आईओएस में फिर भी तुम्हें कोई भी पैकेज यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, एंड्रॉयड और आईओएस में थोड़ा सा फॉन्ट साइज का या फिर हाइट के टर्म में तुम्हें कंडीशन लगानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म। ओके, समटाइम आप देखोगे कि फर्क दिखेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? platform.os का यूज करके आपको, जहां पे अगर iOS के केस में वो हाइट बहुत ज्यादा लग रही है और एंड्रॉयड में सही लग रही है, तो वहां पे प्लेटफॉर्म की कंडीशन डाल के आप उस चीज को एडजस्ट कर सकते हो। हर चीज रेस्पॉन्सिव नहीं मिलेगी, तो एक आध दो जगह आपको कंडीशन डालनी ही पड़ेगी। मान लो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया विथ। अब देखो मैं मिक्स यूज कर रहा हूँ, विथ को मुझे 90% यूज करना है, तो डेफिनेटली मैं परसेंटेज ही यूज करूंगा। बट हाइट में मैं फिर से स्केल यूज करूंगा,
वर्टिकल स्केल होगा इसमें, आई थिंक वर्टिकल स्केल कितना 50 एंड border radius moderate scale 10 border width 1 align self center margin top border workers 20 पहला है तो 50 कर दो, पहला टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर यूजर नेम। तो जो भी चीज यूज कर रहे हो, चाहे कुछ भी यूज करो, डिजाइन तुम्हें सेम ही बनानी है जैसे पहले बना रहे थे, कुछ भी ज्यादा नहीं, बस ये चीजें ऐड करनी है, कोई भी चीज में डायरेक्टली नहीं लिखनी है। ओके, तो मान लो मुझे मॉडरेट स्केल 10 देना है, एक टेक्स्ट इनपुट हो गया। सर फिर हमने विड्थ में यूज क्यों नहीं किया? हाँ सर हमने विड्थ में क्यों नहीं यूज किया? 90% यूज किया ना वहाँ तो हमने। हाँ, यहाँ पे बिट में तुम्हें पता है ये मैं यही तो बोल रहा हूँ तुम्हें, ये डायरेक्ट नंबर्स हैं। अब तुम्हें स्क्रीन का साइज तो नहीं पता ना, जी स्क्रीन का साइज नहीं पता तो तुम अंदाजे से 300 नहीं लिख सकते ना, बिल्कुल। इसलिए मैंने यहाँ पे बिट यूज करी है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जी। रेस्पॉन्सिव में यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशन, सारी चीजों को मिक्स करके जहां पे जो जरूरत है वो यूज करो। तो बिट के केस में मैं 90% मुझे पता है कि 90% का मतलब इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बट मैं अगर यहाँ पे 300 मुझे पता है कि 320 के समथिंग स्क्रीन का साइज होता है, 320 380 या फिर 1000 ऐसे, तो मैं उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो डिवाइस पे जाके फिर अलग हो जाएगा। यहाँ पे विथ में हमेशा परसेंटेज यूज करो, हाइट के केस में बॉर्डर रेडियस, मार्जिन, पैडिंग, मार्जिन टॉप, कुछ भी हो इन सब में इस तरीके से यूज करो, चलेगा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे दूसरा डाल दिया और मैंने इसको ईमेल डाला, और इसमें अब मुझे मार्जिन 50 की जरूरत नहीं, 20 की जरूरत है। हो गया टचेबल। मान लो एक फील्ड और डालते हैं, लॉगिन किया पे साइन अप कर लो, 2-4 फील्ड आने, इससे थोड़ा सा हमें फर्क दिखे। साइन अप कर दिया, यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, एक और मोबाइल, पासवर्ड, टचेबल ओपेसिटी, align self center, margin top, moderate vertical scale 20, एक में चल जाता है।
कौन कौन क्लास ज्वाइन किया आज? वीरेंद्र किए, विराज, दो तीन लोग नहीं किए हैं। कितने लोग हैं? 10 है, मतलब दो तो मेरा यार होगा। 8 लोगों ने ज्वाइन किया, 3 लोग नहीं किया। जब भी कोई डिजाइन सिंपल है, ठीक है, जैसे लॉगिन पेज हो गया, डायरेक्ट लिस्टिंग हो गई, जिनमें वर्टिकल चीजें हैं सारी, हॉरिजॉन्टल बहुत ज्यादा नहीं है, तो तुम्हारा काम परसेंटेज से ही चल जाएगा हाइट में। ओके, वहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा तिगड़मबाजी नहीं करनी पड़ेगी। बट जहां पे मल्टीपल डिजाइन से बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो डेफिनेटली फिर तुम्हें वहां पे गेम खेलना पड़ेगा सारी चीजों का कॉम्बिनेशन लगा के। ये देखो, इस डिवाइस की जो हाइट है, इस डिवाइस की हाइट जो है बहुत कम है, iOS है, और ये हमारा एंड्रॉयड है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये चीज़ मुझे जो लग रहा है कि इनका जो गैप है वो अपनी अपनी डिवाइस के हिसाब से सही है। देखो तुम यहाँ पे अपनी अपनी डिवाइस के हिसाब से सही है कि नहीं? राइट सर। अब इसका देखोगे ये डिवाइस कितनी बड़ी है, ये एक्चुअल में मुझे लगता है इसका साइज इस वाली एंड्रॉइड डिवाइस से भी बड़ा है। अगर देखोगे आईफोन 14 का, और ये डिवाइस कौन सी है, ये आई थिंक कुछ गूगल की है या फिर नेक उसकी है, आई थिंक कोई हाँ गूगल सर, की। गूगल का ही है। इसका आई थिंक साइज होगा, और ये आईफोन 14 प्रो मैक्स का देखना, उसका साइज देखना, तो उसके साइज में फर्क दिखेगा। अब यहाँ देख रहे हो ये चीज बड़ी क्यों दिख रही है तुम्हें? ये सही दिख रहा है, ये बड़ी क्यों दिख रही है? ये एक्चुअल में फर्क है, जो एक माइनर डिवाइस का फर्क है हाइट में बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैं एग्जांपल दे रहा था तुम्हें, कि अगर सिंपल ऐसी डिजाइन है, इस तरीके की डिजाइन है, तो डेफिनेटली तुम क्या कर सकते थे, सब में परसेंटेज यूज कर लो, 20%, 50%, 15, 15, 15, इस तरीके से। अदरवाइज यहाँ पे क्या करो, जैसे मान लो ये है, मुझे इस दोनों को मुझे क्या करना है, मैच करना है लगभग। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेस्ट इनपुट पहला वाला कहाँ है, ये ओके, मैं मैच करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लेटफॉर्म लूंगा, platform.os इक्वल्स मुझे iOS। अब iOS लूंगा तो देखो ये हाइट एक्चुअल में मुझे वर्टिकल स्केल मुझे 45 अराउंड लेनी चाहिए, 45 और 40 के समथिंग। ओके, जैसे ये देख रहे हो कंडीशन, इस तरीके की कंडीशन में लगानी पड़ सकती है केसेस में। अब ये डिवाइस जो अभी दिख रही है, जो हमारा इमुलेटर ये वाला है ना, ये इमुलेटर जब तुम हाथ में चलाओगे तो बहुत छोटी डिवाइस है ये, हाथ के हिसाब से यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, बट रियल में जब तुम चलाओगे तो आईफोन 8 चलाया किसी ने? यस सर। कितना साइज होता है छोटा सा ही होता है सर। आईफोन 8? स्क्रीन साइज आई थिंक 5 में कुछ होता है, 4.7 इंचेस हाँ। है ना, आईफोन 8 प्लस का हम्म। 5.5। और जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है, आईफोन की तो यही लिमिट जा रही है ना, ऊपर जाएगा नहीं। 6 पॉइंट। हमारे पास एंड्रॉइड की डिवाइस का क्या था, डिटेल नहीं पता चल रही इसकी। इसकी आइडिया पता नहीं चल रहा। ठीक,
इस तरीके से हमें कंडीशन लगानी पड़ती है। अब देखो आईफोन 8 का तो आउट ऑफ सिलेबस है हमारे लिए, क्योंकि अब इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं है आईफोन 8। तो हमें जो फोकस करना है वो किस पे करना है, नई डिवाइसेस पे। जितनी भी नई डिवाइसेस हैं उन सब के साइज जो हैं वो 6 प्लस ही हैं आई थिंक, चाहे कोई भी ले लो, एंड्रॉयड में ले लो, आईओएस में ले लो, सारी डिवाइसेस के आई थिंक 6 प्लस ही आ रहे हैं मोस्टली अब 6 प्लस में। तो 6 प्लस डिवाइस में तुम्हारा जो साइज है, यहाँ वाले इसको देखो, ये और ये दोनों लगभग सेम पे आ जाएंगे। इस तरीके से हमें डिजाइन बनाना है। अब बात रहेगी तुम्हारी थोड़ी बहुत हाइट वगैरह की, तो यहाँ पे तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरीके से कंडीशन लगा के। जैसे मान लो ये चीज मैं बोलूं, जैसे मान लो एक और 2-4 फील्ड और ऐड कर दे रहा हूँ इसमें, यहीं पे 1 2 कितने हो गए, ठीक है, 1 2 3 यहाँ तक आ गए ना, लास्ट तक। ओके इसको मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीपीयू भी यूज करना था, स्क्रॉल भी कौन सा टाइप हो गया। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्या किया है। देखो भाई, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारा जो म्यूचुअली हुआ है कोड, इसमें
पहले चेंजेस हमने क्या करे पहले समझते हैं। जब हमने देखा कि हमारा हाइट डालने से बात बन नहीं रही है, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा इम्यूलेटर है इसका साइज मुझे पता नहीं चल पा रहा है, आई थिंक कुछ 5 प्लस कुछ है, मतलब या फिर 6 के समथिंग होगा, और ये 6.69 है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये वही हमारे जो iOS की डिवाइस है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। अब जब हमने इसमें डाला तो इसमें जो फील्ड्स हम डाले उतने ही फील्ड इसमें डालने पे ये तो काफी हाइट तक रह रहा है, ये नीचे तक जा रहा है, यही हो रहा था ना, है ना? तो अब मेरी जो इस जो करंट डिजाइन है उसके हिसाब से मुझे क्या सूटेबल लगा, मुझे सूटेबल लगा कि इस डिजाइन के हिसाब से मैं हाइट को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये डिवाइस से मैच कर रहे हैं इस वाले से और इस वाले से। तो मैंने यहाँ क्या किया, सबको 6.5% हाइट दे दी डिवाइस की। तो जो 6.5% इस इम्यूलेटर के हिसाब से इसकी होगी, और यहाँ पे इस वाली डिवाइस इस वाले इम्यूलेटर के हिसाब से इसकी होगी। तो इन दोनों तो अपने आप को एडजस्ट कर लिया, जो यहाँ से नीचे से अगर गैप मानोगे तो लगभग सेम है, ये नीचे वाला एरिया हटा के, ठीक है, ये एरिया यहाँ तक है जो, उसे हटाने के बाद लगभग एरिया ये सेम है। उसके बाद ये मैं देख रहा था कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली मार्जिन टॉप यूज किया है, वो हमने डायरेक्टली एंड्रॉइड के केस में हमने 100 दे दिया। अब जो 100 होता है वो iOS के केस में ज्यादा होता है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको 100 की जगह पे प्लेटफॉर्म डॉट iOS वो देके कंडीशन देके मैंने इसको 80 दे दिया 100 की जगह पे। इससे अब हमारा जो है वो लगभग गैप बराबर है। अब इसको ये साला ऊपर नहीं लेके जा सकते, नहीं तो इसको बिल्कुल साइड में एकदम से लगा के सेट करके चेक कर सकते थे। देख रहे हो डिवाइस का साइज अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लगाऊंगा सामने तब भी छोटा है काफी, बट अगर दोनों को अलग अलग कंपेयर कर रहे हो अपने अपने डिजाइन के हिसाब से तो ये मैच होगा। यहाँ पे बस यही है, डिजाइन में यही तगड़मबाजी करनी पड़ती है कि तुम्हें कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा, कौन सी चीज कहाँ पे लग रही है, कहाँ सेट हो रही है, तब तुम डिजाइन को जाकर रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। ऐसा कोई सेट ऑफ रूल नहीं है कि तुम्हें मैं एक पैकेज बोल दूं कि भाई ये पैकेज यूज कर लो और इससे तुम्हारा पूरा डिजाइन रेस्पॉन्सिव हो जाएगा, नहीं। चीजें डिजाइन हर बार रिक्वायरमेंट अलग आएगी, तो तुम्हें हर बार एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज इसमें सूट करेगी। कभी परसेंटेज से काम चलेगा, कभी डायमेंशन से काम चलेगा, कभी तुम्हारा इस पैकेज से काम चल जाएगा, कभी फ्लेक्स लगाना पड़ेगा। फ्लेक्स तो हम अभी यूज ही कर रहे हैं, फ्लेक्स मैन तो यूज कर ही रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि क्या है, बट तुम्हें सारे मेथड्स कॉम्बिनेशन के साथ यूज करने हैं, तभी तुम्हारा डिजाइन सेम बन पाएगा। एक चीज का देखो तुम, एक चीज देखो, यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है, जो लिखा है ना, और ये साइन अप देखो सेम लग रहा है ना, बट फर्क कहां पे आ रहा है, हमारी हाइट में। हाइट के केस में क्योंकि डिवाइस की हाइट बहुत ज्यादा है, और ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिवनेस खराब होती है वो हाइट में होती है। अब एक चीज आ जाती है कि यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे 3 फील्ड ऐड किए, 6 की जगह पे अगर मैं बोलूं कि 15 फील्ड लगा दो, क्या तुम रेस्पॉन्सिव बना पाओगे 15 फील्ड पे? डेफिनेटली स्क्रॉल आएगा ही आएगा, तो वहां पे तो रेस्पॉन्सिवनेस की बात खत्म हो जाती है। रेस्पॉन्सिवनेस की बात जब तक रहती है जब तक कोई बोले कि मुझे ना जो फर्स्ट स्क्रीन है उसमें स्क्रॉल है ही नहीं, स्क्रॉल लाइक कंटेंट ही नहीं है, उस केस में तुम्हें हर एक डिजाइन, हर एक डिवाइस पे वो स्क्रीन तुम्हें सेम दिखानी होगी, वहां पे तुम्हारी ज्यादा मेहनत लगेगी। अब जैसे ही कंटेंट स्क्रॉल पे आ जाएगा फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे तुम कितना भी रेस्पॉन्सिव बना लो। अगर तुम बोलोगे सर मैं फ्लेक्स लगा के बना लूंगा, तो फ्लेक्स बना के कोई तुम इतनी इतनी तीली जैसी बॉक्स तो नहीं बनाओगे ना, इतना तो बनाओगे कि कोई टच करके उस पर एडिट कर सके, टाइप कर सके, तो वो जो एक पैटर्न है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तुम्हारा यहाँ पे स्क्रॉल आ जाएगा, और स्क्रॉल आ जाएगा फिर तुम्हारी मेहनत वहां कम हो जाएगी, क्योंकि फिर तुम्हें इतना ज्यादा रेस्पॉन्सिव पे फोकस नहीं करना है। रेस्पॉन्सिव का जो मेन मतलब जब तक ही होता है जब तक स्क्रॉल नहीं है, स्क्रॉल आने के बाद कहानी खत्म है। ये चीज समझ में आई? यस सर। किसी को कोई भी डाउट तो बिल्कुल बेझिझक खुल के पूछ लो, जो भी डाउट हो। हाँ सर, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दी ना कोड, थोड़ा सा डाउट था। हाँ बोलो क्या करे, थोड़ा सा डाउट है, एक्सप्लेन कर दी ना कोड। अच्छा दोबारा से, ठीक है। देखो
सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे से ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या यूज कर रहे थे, जो टेक्निक थी हमारी कि हम नॉर्मली हाइट एंड विड्थ का यूज करके कर रहे थे। बट एक बात बताओ, हाइट एंड विड्थ का जब यूज करोगे तुम, तो हर एक चीज को तुम इस तरीके से, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बॉर्डर रेडियस 10 दो, तो तुम वहां पे उसको कितना डिवाइड करोगे वो भी तो तुम्हें सोचने में टाइम लगेगा ना, कि हाँ कितने सर, से हाँ वो डिवाइड तो करो। लगेगा। और जो तुम डिवाइड वाली वैल्यू दे रहे हो वो भी तो डायरेक्ट वैल्यू होगी ना, वो भी तो रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो तुम वहां पे भी पूरी मेहनत करने के बाद भी आधी मेहनत हो रही है, क्यों? क्योंकि जिनसे तुम डिवाइड कर रहे हो वो कैलकुलेशन तो तुम डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हो, फिर वो डिवाइस के हिसाब से नहीं है, तो वहां पे तुम्हारा रेस्पॉन्सिव नहीं हो सकता। दूसरा चांस आया कि भाई परसेंटेज से, किसी ने बोला परसेंटेज से कर लो सर, मैंने परसेंटेज लगाया। तुम बॉक्सेस को तो परसेंटेज के हिसाब से बना सकते हो, इवन तुम डायरेक्ट बटन्स को और फील्ड को, जिनमें हाइट एंड विड्थ का काम है, बहुत ज्यादा महीन काम नहीं है, मल्टीपल कंपोनेंट्स नहीं है हॉरिजॉन्टल के अंदर, डायरेक्टली सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, तो तुम हाइट का और विड्थ का यूज करके परसेंटेज में इजीली बना लो, जैसे हमने अभी ये किया है अभी का सॉल्यूशन। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे एक बॉक्स होता, फिर यहाँ पे एक और बॉक्स है, यहाँ पे एक और है, फिर ये इस तरीके से कुछ ऐसा होता, ठीक है? तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना, है ना? तो उस केस में क्या हुआ कि ये हमारा परसेंटेज से हो गया। बट अगर यहाँ पे बहुत महीन डिजाइन होती, जैसे मैंने अभी तुम्हें कुछ टाइम पहले जो अभी ऐप वो करके दिखाया था, रन करके दिखाया था, उसकी डिजाइन देखी थी होम पेज पे, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बना रखी है उन्होंने। हाँ सर, उसका कॉम्प्लिकेट था। अब उस कॉम्प्लिकेटेड में तुम कैसे फ्लेक्स से भी और नहीं मैनेज कर पाओगे तुम, ना ही तुम अकेला परसेंटेज से कर पाओगे, वहां तो कॉम्बिनेशन चलेगा। कहीं पे परसेंटेज यूज कर लिया थोड़ा सा, कहीं पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू यूज कर ली है इसकी, वर्टिकल स्केल एंड स्केल वगैरह इन सब चीज की, कहीं कहीं पे मुझे डायमेंशन यूज करना पड़ गया है, क्योंकि वहां पे अकेली चीज से हो ही नहीं सकता। सिंपल डिजाइन में तुम एक मेथड फॉलो करके कर सकते हो, बट मल्टीपल जहां कंपोनेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होगी वहां पे नहीं कर सकते। इसमें तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ फिग्मा का, इससे समझाता हूँ थोड़ा सा। मेरे पास जब मैं एक बैंक में जब काम कर रहा था, तो मुझे एक स्क्रीन बनाने को दी गई थी, बस एक स्क्रीन फ्लेक्स के साथ, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन थी कि हालत खराब हो गई थी। फ्लेक्स के साथ डिजाइन बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अब ये देखो, क्या तुम इस चीज को इतनी, जैसे मान लो इतनी सारे डिजाइन है ऐसे, इस तरीके से डिजाइन है, क्या इसको तुम फ्लेक्स से मैनेज कर लोगे? ये है, अभी इससे भी कॉम्प्लिकेटेड दिखाता हूं। ये सारे फील्ड हैं, ये देखो, ये होम पेज था उसका जो हमने बनाया था। क्या इसको तुम मैनेज कर सकते हो फ्लेक्स से? कहीं से भी आइडिया लग रहा है कि कहाँ पे कैसे फ्लेक्स यूज करोगे? बहुत कॉम्प्लेक्स है, फ्लेक्स से करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, और इतना कंपनी टाइम नहीं देती है कि तुम्हें बोले कि हाँ भाई 10 दिन में एक पेज बनाओ, नहीं, वहां पे फिर डायरेक्ट चलता है। इसलिए क्या करोगे तुम, ये देखो, मल्टीपल बोलेगा भाई, मल्टीपल चीज मेथड्स हैं तुम्हारे पास, यूज करो और काम खत्म करो, समझ रहे हो? यहाँ पे तुम कैसे यूज करोगे फ्लेक्स का? जहाँ पे सिंगल चीजें मान लोगे बना लोगे, बट जहाँ ऐसी कॉम्प्लेक्स आ जाएंगी, इतने सारे फील्ड आ रहे हैं, ये सारे फील्ड कस्टम वाले हैं, जो किसी ने कल परसों कोई पूछ रहा था, मैंने तुम्हें एग्जांपल इसी का दिया था बेसिकली। तो ऐसी डिजाइन को तुम फ्लेक्स के साथ नहीं बना सकते हो, फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। ओके, हाँ सर। और किसी को कुछ पूछना है? सर वो कोड एक्सप्लेन कर देना एक बार, वो जो कोड किया था उसे थोड़ा सा। रुको, आ जाओ, ठीक है। देखो, ये तो टेक्स्ट ही है, इसमें हमने क्या किया है, फॉन्ट साइज हमने मॉडरेट 20 लिया। मॉडरेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे मॉडरेट जितनी भी तुम लोगे मार्जिन्स वगैरह, ओके, वो सारी मॉडरेट वाली वैल्यूज के अंदर लेने पड़ेंगे, मॉडरेट वाले फंक्शन लेने पड़ेंगे। तुम बोलोगे मॉडरेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ देखो, मॉडरेट स्केल हो गया, मॉडरेट वर्टिकल स्केल हो गया, ओके, और आई थिंक इसमें और भी कुछ आता है,
एक स्केल और वर्टिकल स्केल ये नॉर्मल है। तो जितनी भी तुम्हें यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, पैडिंग, ओके, मार्जिन, ओके, फॉन्ट साइज और बाकी जो बॉर्डर रेडियस वगैरह ये सारी चीजें जो आती हैं ये तुम्हें हाँ, सब हैंडल करनी पड़ेंगी मॉडरेट के साथ। बट बॉर्डर रेडियस जब तुम हाइट एंड विड्थ को स्केल में ले रहे हो ना, और तुम्हें सर्कल बनाना हो, जब तुम्हें हाइट एंड विड्थ तुमने स्केल के साथ ली है, स्केल के साथ ये स्केल जो है ना, 100 स्केल के अंदर 100 पास किया हाइट में और विड्थ में दोनों में, फिर तुम उस केस में बॉर्डर रेडियस मॉडरेट के साथ मत लेना, उस केस में तुम्हें स्केल ही लेना। क्यों? क्योंकि सर्कल तो सेम ही वैल्यू से बनेगी ना, भले ही अगर एक वैल्यू का भी फर्क पड़ता है तब भी सर्कल बिगड़ जाएगा। ओके, बट अदरवाइज तुम मॉडरेट के साथ ले सकते हो। मॉडरेट में क्या क्या यूज करते हो? एक तो हो गया मॉडरेट स्केल, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल से, ओके। ये जो है ना मॉडरेट स्केल, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस के लिए है, जैसे विड्थ होती ना उस तरीके से। अगर तुम कुछ बात कर रहे हो, जैसे मैं बताऊं, पैडिंग तुमने लेफ्ट एंड राइट ली, पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग राइट, ओके, वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल है तो तुम क्या यूज करोगे? मॉडरेट स्केल दोनों में, ओके। अगर तुम बात करो कि मुझे पैडिंग टॉप लेनी है, पैडिंग टॉप, ओके, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, इस तरीके की चीज, पैडिंग बॉटम, ये सारी क्या है? वर्टिकल है ना, वर्टिकल चीजें। तो इसके लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा मॉडरेट वर्टिकल स्केल। इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करनी है वो पास कर सकते हो, यहाँ पे ये रहा ये वाला फंक्शन। और जब तुम्हें हाइट एंड विड्थ लेनी किसी चीज की, जैसे बटन बना रहे हो, बॉक्स बना रहे हो, हाइट एंड विड्थ, तो विड्थ के लिए तुम यूज कर सकते हो मॉडरेट स्केल, ओके, ओ सॉरी, स्केल, एंड हाइट के लिए यूज कर सकते हो वर्टिकल स्केल। क्योंकि इसके अंदर जो वर्टिकल स्केल की कैलकुलेशन होगी पीछे, जो भी वो हाइट के साथ की गई होगी, इसलिए इसे वर्टिकल स्केल बोल रहे हैं। और ये एक्चुअल में विड्थ के साथ की गई होगी तो इसे स्केल बोल रहे हो। समझ में आया ये चीज? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाँ, सर। लास्ट जाके सबसे लिख दे रहा हूँ, इसको तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। विड्थ के लिए स्केल, हाइट के लिए वर्टिकल स्केल, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, ओके। इनके लिए मॉडरेट स्केल, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, इनके लिए यूज कर सकते हो मॉडरेट। इनमें जो फर्क है मॉडरेट स्केल और वर्टिकल मॉडरेट, इनमें उतना ही फर्क होगा जितना विड्थ और हाइट में होता है कैलकुलेशन में, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा गैप नहीं दिखेगा बट थोड़ा बहुत होगा। तो तुम जब यूज करोगे तो तुम्हें अंदाजा लग जाएगा इस चीज का कि कितना फर्क है, ठीक है। इस तरीके से बाकी यहाँ पे तुम बॉर्डर रेडियस को तुम दोनों में यूज कर सकते हो। मान लो समटाइम तुम वो ना लेफ्ट एंड राइट की बॉर्डर बटन के अगर बॉर्डर दोगे बटन का, तो तुम क्या करोगे? लेफ्ट एंड राइट का ही तो होता है वो, ऊपर नीचे वहां तो सेम होता है, तो वहां पे तुम कोई भी यूज करोगे वो सेम यूज कर लोगे उस तरीके से। तो ये है तुम्हारे मॉडरेट के लिए, ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे हाँ, हमने सर। था पहले हमने हाइट में मॉडरेट में ली था, बट हमने ये देखा कि यहाँ तो हमारी सिंपल डिजाइन है और जो हमारी iOS की डिवाइस है 14 Pro Max उसका साइज कंपेरिजन टू बड़ा है, हमारी एंड्रॉइड एमुलेटर में काफी बड़ा है, तो मुझे कंडीशंस लगानी पड़नी थी। तो सिंपल डिजाइन के केस में मैंने क्या किया, परसेंटेज यूज कर लिया। और ये मेरे को अंदाजा था कि जो हम परसेंटेज यूज करते ना, तो जो हमारा नॉर्मल हाइट होती है 50 और 45, बटन का हाइट नॉर्मल हम क्या लेते हैं, यही लेते हैं ना 45 और 50 के समथिंग, ओके, नॉर्मल हाइट। वो 45 और 50 परसेंटेज के केस में 6.5% होती है हाइट का,
ये मैं मतलब जितनी टाइम काम किया हूँ तो उससे मुझे एक्सपीरियंस यही आया है, ये समझ में आया कि 6.5% का मतलब होता है अराउंड 45 और 50 के बीच का। तो जब भी तुम्हें हाइट में अगर परसेंटेज से बटन बनाना है तो तुम 6.5% आराम से ले सकते हो, ठीक है। और अगर यहीं पे तुम बात करो कि सर मुझे परसेंटेज में आइकन लगाना है, आइकन जो होता है ना उसका हाँ साइज क्या सर, है, 24 होता है, 24 समथिंग है ना, 24 30 भी 24 होता है। हाँ समटाइम 30 लेते हो, थोड़ा सा बड़ा बनाना है, थोड़ा सा और बड़ा बनाना है तो 34 35 तक जाते हो। बट अगर उसका 24 के हिसाब से अप्रोक्स आइडिया लगाएं तो वो होता है हमारा क्या नाम बोलते हैं 8 के अराउंड, 6.5 से 8 के बीच में अगर तुम साइज दोगे आइकन का, और थोड़ा सा बड़ा रखना जैसे इन्होंने बोला 30 है ना 35, तो 10 और 12 तक जाता है। तो ये मतलब 6.5 के 12 के बीच की परसेंटेज अगर लोगे तुम तो मैनेज हो सकती है हाइट में। ट्राई करके देखना इतना, मतलब जो अंदाजा है। अभी मैंने एक पैकेज जो हम लोग यूज करते हैं ना डायमेंशन वाला, जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है रिएक्टिव रेस्पॉन्सिव डायमेंशन, उसमें परसेंटेज की बेस पे बनाते हैं। तो उसके अंदर हम जो रेस्पॉन्सिव विथ लेते हैं वो हम ऐसे ही लेते हैं से 8 से 12 के बीच में रेस्पॉन्सिव विथ के अंदर, तो वो विथ का परसेंटेज है 8% और 12%। तो यहाँ पे भी अंदाजा वो काम करना चाहिए। तो यहाँ पे तुम ट्राई करके देख सकते हो उस बेस पे। अब इन सब चीजों से मुझे बस इतना ही समझ में आता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि भाई एक ही पैकेज यूज करके तुम पूरी डिजाइन रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। मैंने जितने भी ऐप बनाए मुझे तो यही समझ में आया कि अकेले एक पैकेज से कुछ हो ही नहीं पाता है, कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं, यूज करनी ही पड़ती हैं। अब तुम पैकेज इंस्टॉल ना करके उसका कोड उठा के डायरेक्टली यूज कर लो। साइट आना है तो जैसे मान लो जैसे तो मैं भी यहाँ पे मॉडरेट वाला मैं तो बता रहा था, इसका पैकेज का भी कोड पड़ा होगा गिटहब वगैरह पे, है ना, पड़ा होगा कि नहीं। वीकली 51 यार लोग यूज करते हैं इसको पैकेज को, इसका कोड भी पड़ा होगा। तो तुम अगर नहीं चाहते हो कि भाई क्या बोलते हैं कि तुम्हें वो यूज नहीं करना इसका पैकेज और लोड नहीं बढ़ाना है, तो इनका देख लो ये scaling.utils, स्केलिंग लिव के अंदर है ना, तो लाइब्रेरी और इसके अंदर ये कोड पड़ा है, कॉपी कर लो और बस जाके अपने एक ऐसे हो जाता सर, पैकेज ना इंस्टॉल करके सीधा कोड उठा के डाल दे। क्यों नहीं हो सकता। क्या फाइल का नाम है, मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसका नाम क्या है फाइल का, scalingutils.js, तो कुछ भी डाल दो तुम स्केलिंग, वो तो फंक्शंस है ना, फंक्शंस कॉल होंगे, फाइल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डाल दिया, एक्सपोर्ट फंक्शन के नाम ही तो है, इसको मैंने सेव कर लिया। अब देखो यहाँ पे देखो तुम, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, हटा दिया मैंने। ओके, अब देखो जहां जहां मैंने मॉडरेट स्केल यूज किया है, अब मैं अगर मॉडरेट स्केल को अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, स्केलिंग्स का भी आ रहा है, जो मैंने फाइल बनाई है भी आ गया। ऐसे ही करके हम मॉडरेट वर्टिकल स्केलिंग से ले लो सारी चीजें। अब तुम्हें ये हो गया, मॉडरेट वर्टिकल हो गया, मॉडरेट स्केल हो गया, और कहीं कुछ यूज नहीं किया मेरे हिसाब से, है ना, दो यूज हुए स्केलिंग से। सेव कर लो, क्या दिक्कत है, चल रहा है, ऐसे कर लो। ये कोई बहुत ज्यादा कोड नहीं था, यही पॉइंट स्टार्टिंग में तुम लोगों में से किसी ने बोला था कि सर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये तो बोला था। इसमें भी तो कैलकुलेशन ही हो रहा है सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो मैं बोल रहा था मैंने कि देखो उन्होंने बताया था कि स्टार्टिंग में कैलकुलेशन कर लो, मैंने कहा वही तो करेंगे एट द एंड, बस क्या फर्क है कि हम उसको पैकेज को यूज कर रहे हैं, किसी ने कोड बना के डाल दिया है और इसको यूज करें तो पैकेज हो गया, तो वही पैकेज हो गया।
हम डायरेक्टली कोड भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ देखो सब कैलकुलेशन तो किया है। एक अप्रोक्स स्क्रीन साइज लिया है, मैंने बोला ना 320 380 के बीच में यही होता है, तो देखो ब्रेथ का साइज लिया है ना अप्रोक्स 350, ये एक मेजरली हर एक स्क्रीन का साइज होता है, और ये हाइट होती है, तो उन्होंने लेके इसको तभी तो अब देखो दिक्कत क्या है कि जो हमें हाइट में दिक्कत आ रही थी, जो हमें रेस्पॉन्सिवनेस में कहीं पे भी दिक्कत आ रही थोड़ी बहुत, तो इसलिए आ रही क्योंकि ये अप्रोक्स आइडियाज हैं, अप्रोक्स ही तो है ये। यहाँ क्या बोला है, डिफॉल्ट गाइडेंस साइज आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड 5 इंचेस स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस। अब तुम 6 के बेस पे तुम्हें आगे बनाना है, तो 6 इंचेस की विड्थ देखो कितनी होती है पिक्सल्स में, उसके बेस पे तुम ये वैल्यू चेंज कर सकते हो। समझ रहे हो भाई मेरा पॉइंट? देखो अभी बताते हैं कैसे करेंगे। यही स्क्रीन थी ना, यहाँ पे जो ये विड्थ एंड हाइट आई है ना, तो उसको कंसोल करो। ये 392 है मान लो, है ना, एंड हाइट को भी करो। हाइट को करो। अब अगर मैं कैलकुलेशन में वहां पे ये पॉइंट डाल दूं, क्या है, यही है ना 783 और 392 ऐसे मान लो। मैं क्या करूंगा, स्केलिंग्स में जाऊंगा, 392 कर दो और 780 कर दो। ये नहीं पता हमें कौन सी डिवाइस क्या आ रही, क्योंकि हम बहुत सर इसको भी हम लोग डायनामिक कर सकते हैं ना। हाँ इसको भी डायनामिक कर सकते हैं, ये क्लास को भी। हाँ जिसकी हाइट समझ लो 6 इंच से नीचे है, जिसकी 5 इंच से ऊपर है, हाँ, ये डायनामिक कर सकते हैं वैल्यूज को। मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। नहीं यही फाइल में लगा दिया तो हमको पूरे एप्लीकेशन यही में लगा लगाने दो, की जरूरत है। ये मैं बोल रहा हूँ, यही लगा दो। अभी तुमने एक अंदाजा दिया है, अब ये हमने ये नहीं पता मुझे कि ये एंड्रॉइड वाले की हाइट है क्या वैसे, यहाँ पे बहुत सारे ऑन कर रखे हैं सिमुलेटर्स। वो हम .os करके कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, तो ये फाइल को और कस्टमाइज करेंगे तो हमारा फुल्ली रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। फुल्ली हो जाएगा। बस यही मैं तो बोल रहा हूँ, उसमें टाइम देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा R&D करोगे, अच्छे से टाइम दोगे, तो वो जो हमारा एक केस रहता है ना कि ये डायमेंशन मतलब वो हो जाएगा। लेकिन ये वन टाइम ही होगा ना, फिर वो पूरे एप्लीकेशन कहीं भी यूज कर सकते हैं हम लोग। कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर तुम ये कोड परफेक्टली लिख सकते हो और वो डेमो करके देखोगे मल्टीपल डिवाइस अगर सही चल रहा है, तो फिर इस कोड को उठा के तुम हर एक पर यूज कर सकते हो। अब एक तरीका और है सेट करने का, मतलब जस्ट आइडिया देता हूँ कि जैसे मान लो क्या किया तुम लोगों ने कि जैसे यहाँ पे बोला इसने 5 इंचेस के लिए, है ना, तो तुम क्या करो, मार्केट में हमारे पास जितनी डिवाइसेस, उनमें कितने तरीके की डिवाइसेस अवेलेबल है, 5 इंचेस और 6 इंचेस प्लस, है ना। अगर मैक्स कोई आएगा, अगर मेरे को लगता है कुछ टाइम में आ जाएगा 7 इंचेस आ जाएगा, और क्या होता है, तुम क्या कर सकते हो, ये जो हमारे मॉडरेट स्केल है, मॉडरेट स्केल एंड वर्टिकल स्केल वगैरह, इनको तुम अकॉर्डिंग टू 5 इंचेस 6 इंचेस एंड 7 इंचेस में डिवाइड करके यहाँ पे बना सकते हो कैलकुलेशंस। ओके, देन प्लेटफॉर्म की अपनी जो तुम्हारी डिवाइस है उसकी हाइट एंड विड्थ पता करो, उसमें ये देखो कि किस कैटेगरी में लाई कर रहा है वो, और उसके बेस पे यूज करो फंक्शन, वही वाला, वही कैलकुलेशन यूज करो, तो फिर तुम्हारी हर एक डिवाइस के लिए, तीनों कैटेगरी डिवाइस के लिए तुम्हारा रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। सर ये हर एक स्क्रीन में करना पड़ेगा क्या? नहीं यार, ये तुम्हारा एक बेसिक कोड बन गया कॉमन पूरे ऐप के लिए। हम तो यहाँ पे फंक्शन ही यूज कर रहे हैं ना, ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो यहाँ लिखा है हमने। ये देखो वर्टिकल स्केल, मॉडरेट वर्टिकल स्केल, यही तो हम कॉल कर रहे हैं। इनमें क्या है कि पैरामीटर में जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो ये ले रहे हैं, और उसके बेस में यहाँ पे कैलकुलेशन करके हमें रिटर्न वैल्यू दे दे रहे हैं ये। ओके तो ये कॉमन कोड है पूरे ऐप का।
बार-बार नहीं लिखना पड़ेगा इतना कोड तुम्हें ये। ओके सर। सर स्टार्टिंग में मैंने भी तो ऐसे ही बोला था कि उसको ऐड करके माइनस करके निकालेंगे। भाई मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारे से हो नहीं सकता है। अगर मैं तुम्हारा ही तरीका डायरेक्टली 5 मिनट में बता देता, तो फिर जो ये लोगों को जो माइंड में इतनी सारी चीजें गई कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी करते हैं, वो खत्म हो जाता। समझे मेरा केस? अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि भाई रिएक्ट नेटिव पढ़ना है और रिएक्ट नेटिव में तो बस ये 2 टॉपिक पढ़ के बात खत्म करो, या मैं डायरेक्टली बता दूं, तो फिर पढ़ाने का, टीचिंग का मतलब क्या रहेगा, जब मैं तुम्हें सेंस ही नहीं बताऊं उस चीज का। यही चीज मैं तुम्हें पहले ही बता देता, पहली लाइन में कैसे उठाओ और पेस्ट करो और यूज कर लो। मजा आता क्या? क्यों भाई साहब? जी सर राइट है। वीरेंद्र माझी, जी वीरेंद्र जी, जी तुम यूट्यूब पे बड़े कमेंट कर रहे हो, क्या बात है? तुम क्या सोचते हो कि मैं कमेंट पढ़ता नहीं हूँ? किस तरह के कमेंट है सर? बेकार है? सर मैंने एक ही नॉट कमेंट किया बेकार था। है, बट ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं इतना कंफ्यूज, मतलब अपने बारे में बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि रिएक्ट नेटिव कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, इन पता नहीं है। अब मैं इसीलिए तो क्लास में इनसे पूछता हूँ कि एटलीस्ट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, तो तुम शांत क्यों रहते हो क्लास में? क्यों रहते हो शांत जी? सर वो कमेंट ऐसा नहीं था। सर वो कमेंट ऐसा नहीं था। वो कमेंट एक बंदे ने किया था कि रिएक्ट नेटिव कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ऐसा ही नहीं कुछ नहीं था। नहीं सर उसका कहने का मतलब ये था कि सर आप है ना एक सीक्वेंस में वीडियोस नहीं डालते हैं। आप है ना मतलब एक टॉपिक फिर सेकंड टॉपिक फिर थर्ड टॉपिक, जो पढ़ने वाला है वो कंफ्यूज हो जाता है कि स्टार्ट कहाँ से करें ना एंड कहाँ से करें। तो बस उसी पे मैंने कमेंट किया था। फिर तुमने क्या बोला? सर मैंने कोडिंग बोला में कभी बात- टॉपिक से थोड़ी पढ़ते हैं। फिर मैंने बोला था नहीं बंदा बात तो सही बोल रहा है, मैं भी इवन कंफ्यूज होता हूँ जब वीडियो देखता हूँ कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैं चलो मान लिया कि सीक्वेंस में, बट अगर एक बात समझो, सारी चीजों से सोचना पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर पूरा सीक्रेट समझ रहे हो ना, पूरा सीक्रेट और मैंने पूरी थाली परस के दे दी, तो क्या तुम मेहनत करने वाले हो खुद से? मैंने इतना देखा है कि जब मैं यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस डालता हूँ ना, और जिस वीडियो के अंदर मैंने कोड शेयर कर दिया बाय मिस्टेक, उस कोड में तो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जिप फाइल डाउनलोड किए हैं, कोड लिखते भी नहीं है लोग। अब इसलिए लोगों की गाली खाना मुझे पसंद है, जिससे वो कुछ मेहनत करके 10 लाइन का कोड लिखें। इवन लोग 10 लाइन का कोड भी मांगते हैं कि उसकी भी कोड दे दो। और यही दिक्कत है कि लोगों की जॉब ना लगने का एक रीजन यही भी है, ये भी है मेहनत ना करना। उसका भी हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। फिलहाल तो जॉब्स आई नहीं कहीं। जॉब्स आ रही हैं, एक बंदे का अभी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, उसकी जॉब लगी, ठीक है, पर दिक्कत क्या हुई, देखो मार्केट बहुत खराब है। उन लोगों ने क्या किया, उसको मुंबई के लिए, आई थिंक, हाँ लोकेशन मुंबई थी, उसका पैकेज था पहले 2.9 या फिर 3 था कुछ, आई थिंक 3 के समथिंग ही था शायद, वो बता रहा था। पहली जॉब थी उसकी वो, मतलब करके फिर दूसरी अब लेने की, तो उसको 1 महीना पढ़ा वो शायद मेरे से, अभी उसका भी चल ही रहा था कोर्स, तो उसका फिर पैकेज, इंटरव्यू दिया, उसका इंटरव्यू क्रैक हुआ, जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो उसमें काफी आए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो उसका इंटरव्यू क्रैक हुआ। इंटरव्यू के बाद उसने फिर कोडिंग राउंड निकला, उसका भी हो गया, और उसको एचआर ने बोल दिया कि कल सुबह तक तुम्हारे पास ऑफर लेटर आ जाएगा 6.8 का। मैंने उसे बोला था कि वैसे 8 या 9 से नीचे नहीं जाना, बट वो थोड़ा सा कन्विंसिंग होता ना, थोड़ा सा कि इतना लोग मोल भाव नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा शर्मा जाते हैं, तो वो 6.8 पे मान गया। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं। अब ऑफर लेटर के लिए वेट कराया, अगले दिन उसका फिर एचआर का कॉल आ गया उसके पास कि हमारा मैनेजर राउंड होगा। अभी मैनेजर पहले अवेलेबल नहीं था, अब है, पता नहीं अब क्या हुआ। आज उसका फोन आया कि सर वो तो बोल रहे हैं कि मैनेजर को इतना पसंद नहीं आए, जिसमें कोई कोडिंग राउंड नहीं था, जस्ट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था और आप मुंबई आ पाओगे या नहीं, ये सब चीजें।
उसके बाद बोल रहे हैं कि अभी आपका डिसीजन होल्ड पे डाल दिया है। ये चल रहा है अभी। अब मेरे रीजन साथ भी ऐसे ही चल रहा है। तो वो ये कह रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ सर रहा, मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। एक्चुअल में दिक्कत ये इंटरव्यूज की नहीं है। कोई सस्ता बंदा जिसको जॉब की बहुत ज्यादा नीड होगी या जिसको पैकेज ज्यादा मांगना नहीं आ रहा होगा, जो कम पैसे में मान गया होगा, उस बंदे ने तुम्हारी सीट छीन ली है। बस ये हुआ है, समझे? पर सर उस चक्कर में तुम्हारी सीट चाहती है, यही मतलब तुम्हारी क्या चाहता नहीं लोगों नहीं, का वो भी क्या कर सकता है, अगर उसके पास जॉब नहीं मिल रहा है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है, तो वो तो कम में मान ही जाएगा। मतलब यही हो गई। कुछ लोग तो अब वो बहुत यहाँ कम में पे ही जो मान जाते हैं। बात जो आ रही है ना, वो कंपनी स्टैंडर्ड की है कि कंपनी को अपनी बात पहुंचानी, मतलब एक होता है ना प्रॉमिस वाली बात, अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं वो लोग, और उसके लिए इनको परेशान कर रहे हैं, है ना? कैंडिडेट को परेशान कर रहे हैं ये कह के। सीधा सा मना कर दो तो बंदा ये तो है कि दूसरी जगह पे उम्मीद नहीं रखेगा, दूसरी जगह मेहनत करेगा, इंटरव्यू निकालेगा। अब उसको 1 महीने फंसा के रखा, 1 महीने ये सारी चीजें प्रोसेस में, 4 राउंड इंटरव्यू के, और इतना वेट कराने के बाद ये हाल है मार्केट का। फिर बोल देंगे कि रिसेशन है, रिसेशन नहीं है, ये साला कंपनियों ने सब ये सिस्टम खराब कर रखा है। सर मुझे तो 1 साल से ऊपर हो गया है। जॉब ना की है उन्होंने। मतलब इंटर्नशिप कर रहा हूँ वहां से, और मतलब वहां से मुझे पे भी नहीं दे रहे अब तो वो। मतलब कभी बोल देते हैं मैनेजर सर को आपकी ये डिजाइन पसंद नहीं आई है, इसमें ये इशू है, नहीं तो कोई किसी भी चीज की एक सिंगल वर्ड की भी हेल्प नहीं करते हैं, सब देखो, खुद से ही करना है। दिक्कत यही है कि फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक लेवल का बढ़ गया है फ्रॉड। इंटर्नशिप, आजकल इंटर्नशिप ना ढूंढ के 1 महीने शांति से बैठे रहो घर पे बिना काम किए, खुद की प्रैक्टिस करते रहो, वो बेटर है। बल्कि किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो, उम्मीद भी ले रहे हो, और उसके बाद रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, उससे बहुत बढ़िया है। ठीक है? अगर इंटर्नशिप करनी है तो किसी कोई तुम्हारा जानकारी का बंदा, कहीं कोर्स कर रहे हो या कुछ भी इस तरीके का कहीं पे है, उन लोगों से कर लो, उनके प्रोजेक्ट में। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा तरीका सिंपल सा है। बहुत सारे लोग आते हैं जो पढ़ते हैं, जैसे तुम हो, अभी तुम कल बोलोगे सर मेरे को ना, मेरे पास अभी कुछ काम नहीं, मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मुझे इंटर्नशिप करनी है, फिर कोई लाइव प्रोजेक्ट करना है। तो मैं ऐसे नहीं करता कि यार बंदे को मैंने करवा लिया फ्री में, नहीं। 1-2 बंदे हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनको पे कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ, जितना मेरे पहुंच में है। ठीक है? जैसे बंदे ने मान लो 2 महीने काम किया, अब उसने लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया, डायरेक्टली क्लाइंट के साथ क्या कर रहा है, डील कर रहा है, डायरेक्टली क्लाइंट के साथ बातचीत हो रही है, जो भी कोड में बग आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, मैं उसे समझा रहा हूँ। इस तरीके से कोड रिव्यू चल रहा है कि भाई हाँ अच्छा ये दिक्कत थी, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, वहां पे ऐसे कर सकते हैं। उसको पूरा इंटर्नशिप का मजा आ रहा है, क्योंकि उसका वो फील आ रहा है कि कंपनी में काम कर रहा है। उसके बाद जो भी मुझे मिलता है उसका कुछ परसेंट, जो भी परसेंट बनता है 50%, वो उसको मैं पे कर देता हूँ। तो इस हिसाब से उसने भी अपना जो एक सर्वाइवल है, जब तक जॉब नहीं है तब तक बंदा सर्वाइव कर रहा है ना, उसको खर्चा मिल रहा है, उसका जो खर्चा लगा, उसकी फीस लगी जो पढ़ने में। जैसे मेरे साथ तुम लोगों ने भैया 4,000 रुपए दिए हैं, अगर बोलो मैं तुम्हें कल को कोई काम देकर तुम्हारा 4,000 रुपए निकलवा दूं, है ना, और फिर तुम्हारा मंथली सर्वाइव चलता रहे जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, इससे बेटर कुछ है क्या दुनिया में? कुछ नहीं है भाई इससे ज्यादा। नहीं है सर, ये तो जब तक सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है, जब तक तुम्हारी अच्छी जॉब नहीं लग रही है और तुम्हारे पॉकेट मनी निकल रही है ना, तुम्हारी जेब से कहीं से मांगना नहीं पड़ रहा तुम्हें, इससे ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। और ये चीज क्या है कि नहीं हो रही है मार्केट में, सब बिजनेस बना रहे हैं, सबका बिजनेस है भाई। अगर ये चीज जो तुम्हारे साथ हो रही है ना कि कंपनियों ने काम करवा लिया, पैसा नहीं दिया, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। और ऐसी ऐसी कंपनी नहीं है कि ऐसी कंपनी थी कि बिल्कुल मतलब जिन्हें कोई जानता नहीं। नोएडा के अंदर कंपनी है टू ब्रोस करके, या फिर पता नहीं क्या ऐसी कुछ कंपनी है। ठीक है? 50 से 100 एम्प्लॉयज है उसके अंदर। उन बंदों ने तो इतना गंदा सीन किया था कि मुझसे 1 या 1.5 महीने काम करवाया। उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो, ये स्टार्टिंग का सीन है 2-3 साल पहले, उसका जो मैनेजर था, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो थोड़ा सा एटीट्यूड वाला बंदा था। और मेरा हमेशा से रहा है कि मैं एटीट्यूड नहीं देखता हूँ, मेरा सीधा काम अच्छा लगे तो हाँ,
नहीं अच्छा लग रहा है तो मुझे बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश होके चला जाऊंगा। बट ऐसा नहीं है कि तुम निकालोगे भी नहीं और मेरे को उल्टा सीधा बोलोगे, नहीं सुनता हूँ, मेरे जॉब इसलिए मैं नहीं करना चाहता। तो वहां पे उसने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोला, उस मैनेजर ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से हटाया, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट में जहां मेरा नाम था वो सारी जगह से हटा दिया। जब मैं वहां पे कॉल कर रहा हूँ कंपनी में तो बोल रहे हैं कि गौरव नाम का तो कोई है ही नहीं हमारी कंपनी में, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। समझ रहे हो? 1.5 महीने की सैलरी लगभग थी, 1-1.5 महीने की। वो उस टाइम पे मतलब सैलरी ज्यादा तो नहीं थी, बट मेरी आई थिंक 30-40 हजार बन रही थी, 1.5-2 महीने की मिला के सब कुछ। चला गया, नहीं मिला। कितना भी मैंने उनकी कंपनी के लिए रिव्यूज किए, मतलब गूगल पे जाके उनकी कंपनी में बैड रेटिंग्स दी, सब कुछ कर लिया, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा उनको। ऐसे लोग होते हैं, फ्रॉड लोग। तो इसलिए बोलता हूँ सर अभी मतलब मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में ऐसा चल रहा है कि ना मतलब उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, मतलब क्लोन दिया हुआ है, सेम इसके जैसा क्लोन बनाओ। मेरे को बोला इंस्टाग्राम का क्लोन बनाओ। मैं कहा सर मुश्किल है, इंस्टाग्राम का बन तो जाएगा बट देखो कुछ चीजें बन तो जाएगा बट सर मैं अकेले ही कैसे करूँ? आप एक बंदा और दे दो मेरे साथ में, तो हम 2 जने बैठ के बना देंगे। वो भी सीख रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ। तो बोले नहीं ये तुमको ही बनाना है, उसका अलग है। उसको ट्विटर का क्लोन दिया। तो उसने क्या करा कि मतलब किसी की गिटहब रिपोजिटरी पे जाके सारा कोड उठाया, पेस्ट किया और उसको रन करके उसने सर को दिखा दिया। और फिर मैनेजर के पास गया तो उसने कहीं क्या पता कुछ ट्रिक अपनाई, तो उसने पकड़ लिया, तो फिर उसको फायर कर दिया। भाई यार, इसीलिए तो मैं YouTube पे अपना कभी भी कोड शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये लोग ना शॉर्टकट मार रहे हैं आजकल के बंदे, है ना। जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये अगर तुम कोड पेस्ट कर लोगे सीधा और रन करके अगर तुम प्रोजेक्ट दिखा रहे हो तो उसमें गलती किसी की नहीं है, तुम्हारी गलती है और तुम्हारे लिए वो रिस्क है आगे तुम्हारे करियर के लिए। बट वो नहीं समझते लोग, मेरे को गाली देते हैं कमेंट में, भैया कोड नहीं शेयर करता ये बंदा। अरे थोड़ा सा लिख लोगे क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट तो आजकल मार्केट में मिल जाते हैं। हमारा यहाँ पे ये नोएडा में, ग्रेटर नोएडा जो एरिया है, जानते हो तुम लोग, अगर आसपास कहीं रहते हो तो जानते हो। यस सर, यस सर। यहाँ पे 5,000 रुपए में 5,000 रुपए के अंदर, जब मैं कॉलेज में था तो 5,000 रुपए में यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलते हैं। ब्लड बैंक का प्रोजेक्ट, पता नहीं क्या क्या सारे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। पेन ड्राइव लेके जाओ और कॉपी पेस्ट करके ले जाओ, वहां जाके प्रोजेक्ट दिखा दो सीधा। ऐसा होता है। तो इनसे क्या हुआ? सब धोखाबाजी है ना, ये लाइव प्रैक्टिस नहीं होना। अब जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे हूँ, मैं चाहूँ तो भाई पहले से मैं पूरा तुम्हारा लेक्चर प्रिपेयर करके आऊं रट के कि इतना पढ़ाना है और पढ़ा के निकल लूं। बट मैं तुम्हारे सामने लाइव करता हूँ चीजें, जिससे मैं ऐसा रट के नहीं आता। जो मेरे माइंड में जितना मैं जानता हूँ उसको कोशिश करता हूँ तुम्हारे सामने इम्प्लीमेंट करने की। रियल लाइफ में यही करना पड़ेगा। रियल लाइफ में सर इससे आप में भी तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है बहुत। भाई ऐसा ही, यही तरीका ही सीखने का है। मैं चिल्ला चिल्ला के मर गया हूं कि प्रैक्टिस इज द की। अगर तुम्हें काम करना है तो लाइव करके देखना पड़ेगा। सोचो मत ये चीज। अगर तुम ये सोच रहे हो कैसे होगा, तो भाई उसको करके देखो, पता चल जाएगा हो गया नहीं होगा। बस यही तो है, और क्या। कोडिंग में यही होता है। कोई वो नहीं है कि पहले से सबको रटा रखा है, मुझे रटा रखा है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सब रटा हुआ है। यार जो चीजें याद है, बस याद है, जो याद रहती है वही याद है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट सोचना पड़ता है, कॉन्सेप्ट होने चाहिए मतलब माइंड में। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अब जो प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, वो प्रोजेक्ट ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें कोड दे दिया और तुमने कॉपी पेस्ट कर लिया और हो गया। ऐसे करोगे तो डेफिनेटली मत करो, है ना। क्योंकि ये चीज मैं पिछले बैच में भी बोला था, आधे से ज्यादा लोग यही कर रहे थे, सो रहे थे। जैसे आज भी अभी कोई क्लास में खर्राटा लिया था एक बार, वो सो रहा था। कौन था? कोई तो था जिसके आराम अंगड़ाई ले रहा था भाई, ऐसा लग रहा है। मोबाइल पास में रखा हुआ है, बंदा रजाई के अंदर सो रहा है आराम से, रिकॉर्डिंग चल ही रही है। क्या है, बाद में देख लेंगे। 3 महीने के अंदर मैंने 80 लोगों को पढ़ाया, ज्यादा नहीं। बट ये क्या नाम है, 3-4-5 महीने में मैंने 80 से 100 लोगों के बीच पढ़ा है। मुझे समझ में आ गया है कि माइंड में कौन कितना पढ़ रहा है, क्या कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है। इन सब के रिजल्ट में मुझे एक ही चीज समझ में आई है, जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग। एक बंदे ने तो
जैसे अभी वीरेंद्र ने बोला था ना कि जो मेरा वीडियो का सीक्वेंस नहीं है, ठीक है? एक बंदा है जिसके मैंने क्या नाम है उसका, मुझे नाम याद नहीं, लिंक्डइन का है। उस बंदे ने वही सेम सीक्वेंस को क्या किया, मेरा सीक्वेंस उल्टा सीधा था, तो वो मुझे तो आके नहीं बोल सकता था, है ना? और ना ही मैं सीक्वेंस सीधा कर सकता हूँ अब जो है, क्योंकि मेरे लिए भी वो स्टार्टिंग था, यूट्यूब का स्टार्टिंग था। मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे वीडियोस किस तरीके से किस सीक्वेंस में अपलोड करने चाहिए। आई वाज जस्ट बिगिनर, अभी भी, है ना? तो वो चीज के लिए उसने ये तो ना इंतजार किया कि भाई मैं सीक्वेंस में डालूंगा तभी सीखूंगा। उसने क्या किया, मेरा एक वीडियो देखा जिसमें मैंने टॉपिक्स बताए हैं कि ये टॉपिक की सीक्वेंस पढ़नी चाहिए, रोड मैप वाला। उसने क्या किया, उस रोड मैप वाली वीडियो को देखा, मेरे वीडियोस में चैनल पे गया, उसने वही सारे टॉपिक सर्च किए और एक सीक्वेंस में उसकी यूआरएल को कॉपी करके लगा लिया अपने लिए, और बस 1 बाय 1 सारी वीडियो देख डाली। उस बंदे का पैकेज 16 या 17 लाख का लगा। अब तुम बोलोगे कि सर करने के लिए खुद पे कलम उठानी पड़ी तभी लिखा जाएगा, कहानी तभी लिख पाओगे अपनी। मैं तो जस्ट हमें कहीं जॉब नहीं मिलती, 70 लाख के पैकेज ले रहे हैं। मैडम दिक्कत ये है कि हर किसी का हर किसी की कहानी है ना इजी लगती है हमें। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अभी बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा, जैसे मैंने पैसा कमाया कुछ भी तरीके से, कुछ पढ़ा के, कुछ फ्रीलांसिंग से, कुछ जॉब करके, तो लोगों को अगर मैं कल को जैसे मान लो किसी एक बंदे का, कोई एक बंदा मेरे से गुस्सा हो गया, जस्ट सपोज मेरे से एग्री नहीं करा, कल को अगर वो यूट्यूब पे या कहीं पे भी, यूट्यूब की बात नहीं, कहीं पे भी बोल दे कि ये बंदा तो बस क्या है कि यार पढ़ाना है, पैसा ले लेना स्टूडेंट से और फ्रॉड कर दो, तब पूरी दुनिया को क्या लगने लग जाएगा कि ये बंदा ऐसे ही पढ़ा के पैसा कमा रहा होगा, लोगों से पैसा ले रहा है, पढ़ा रहा नहीं है ढंग से और पैसा ले रहा है। बट एक्चुअल में कहानी कुछ और ही होती है। ये जो लोग हैं 16-17 लाख के पैकेज, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का पैकेज ले रहे हैं, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत, और एक बार फेल नहीं हो रहे हैं, 1000 बार फेल हो रहे हैं, तब जाके ये मिल पा रही है। ठीक है, आज वो बंदा जिसका आज इंटरव्यू खराब हुआ, मतलब इंटरव्यू तो उसका अच्छा हुआ, उसका जो एचआर ने बोला कि तुम्हारा होल्ड पे डाल दिया, वो बंदा रो रहा था लिटरली कॉल पे। तो फेलियर बहुत सारे आएंगे, ये सब तो बस तरीका तुम्हें आना चाहिए हैंडल करना, बाकी सब चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई पढ़ाए, यू रिएक्ट नेटिव वही सेम होने है। हाँ, मेरा तरीका थोड़ा अलग होगा, मैं हो सकता है थोड़ा और डीप में पढ़ा दूं या फिर और एम्फस दे दूं, कोई दूसरा और तरीके एग्जांपल देगा, वो सब चीजें कॉमन ही हैं, कॉमन रहेंगी। जो मैटर करेगा वो तुम्हारा पढ़ने का तरीका और तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, वो मैटर करेगा। वही एक बात बताओ, वही सेम तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, देखो रुको एक सेकंड, स्क्रीन मेरी दिख रही है ना, ये देखो। लोग कहते हैं कि सर मुझे क्या करना है जॉब के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पढूं, इतने वीडियो डाल दिए यार, इतनी सारी चीजें बता दी हैं, अब क्या क्या लेना चाहते हो? ये देखो रिएक्ट नेटिव की जॉब है, जो मैंने सर्च करके लिंक बना के इसके ऊपर में वीडियो बनाने वाला था, ये देखो कितनी है, कम से कम ये आई थिंक मेरे को लगता है 100 200 400 होंगी, जो बढ़िया है ये। ठीक है, नोएडा के अंदर की जॉब है ये, कंपनी का नाम देखो, ये एक दिन पहले डाली उसने लिंक्डइन पे। अच्छा, ये फ्रॉड कंपनी है ओशियन, मेरा हुआ था यार अच्छा, इंटरव्यू। दूसरी दिखाते हैं, दूसरी दिखा लेते हैं, चलो। ये इनमें मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा इनमें अप्लाई करना है, अप्लाई के लिए नहीं एक्सपीरियंस बोल ज्यादा रहा है मैं। ना इनके, अरे मैं क्या एक्सपीरियंस बोल ज्यादा रहा हूँ, है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अप्लाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट बोल रहा हूँ इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए। इनमें इन्होंने जो ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, कि तुम्हें क्या क्या रोल में तुम्हें क्या क्या है ना तुम्हारी अंदर, कि तुम क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक पढ़ने होने चाहिए, सारी चीजें जो देखो यहाँ क्या लिखा है इसने, कि यहाँ पे यूजर फ्रेंडली ऐप बनाना है, रेस्ट एपीआईज आनी चाहिए, यहाँ देखो कोड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस रीयूजेबल होना चाहिए, रिडक्स आना चाहिए, लिखा है कि नहीं, है ना? ये चीज यहाँ देखो, रिएक्ट नेटिव की नॉलेज होनी चाहिए। ये सब चीजें अगर तुम्हें कॉमन 15 से 20 50, यहाँ देखो 100 जॉब है, अगर मैं इनको 2-3 घंटे बैठ के ज्यादा मेहनत ना करूं भाई, घंटे में बैठ के एक बार बस ये कर लूं, सबके डिस्क्रिप्शन नोट करके इनमें जो कॉमन चीजें हैं उन्हें उठा लूं मैं, क्या फिर मैं इंटरव्यू देना स्टार्ट करूं तो मेरे इंटरव्यूज अच्छे नहीं जाएंगे? तुम लोगों में से कितने लोगों ने ये टेक्निक अपनाई कभी भी?
क्वेश्चंस तो किसी ने कॉमन अपना ही ही कभी रहते दिया? हैं। नहीं कॉमन नहीं रहते हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस तो तुमने कॉमन ही रहते हैं, उन्हीं में से पूछते हैं। तो बस इंटरव्यू क्वेश्चन ही तो भाई एक बार कंपनी में घुसने के बाद क्या है, फिर तो सर्वाइवल है। कंपनी के अंदर तो सर्वाइव करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। एक बंदा दूसरा तुम्हारी जगह आ सकता है, तीसरा आ सकता है, पर उसे अगर ना आने देना है तो तुम्हें अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा, अपने काम में अच्छा होना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड रखो, टेक्नोलॉजी पे और काम करो, नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करते रहो। मैन तो इंटरव्यू है ना। तुम लोग अभी जो ये क्लासेस ले रहे हो उसका गोल क्या है? जॉब लेना है ना। और जॉब लेने के बाद क्या तुम मेरे से मिलोगे, आके बातचीत करोगे आके? नहीं ना। उसके बाद तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो। इसका मतलब क्या है? वो सर्वाइवल तो तुम खुद ही करोगे। कुछ दिक्कत आएगी गूगल सर्च करोगे, चैट जीपीटी देखोगे, सब कुछ करोगे। तो वो प्रोसेस पे लाने के लिए पहले तो इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। और वो क्रैक कैसे होगा? तुमने खुद ही बोला अभी कि सबके टॉपिक, सबके इंटरव्यू क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। तो इंटरव्यू क्रैक करने वाला प्रोसेस तो तुम्हारा हो जाएगा जब तुम ऐसे बोल रहे हो। बस क्या रह जाएगा? एचआर के ऊपर डिपेंड रह जाएगा, पैकेज कम ज्यादा, कोई कम में आ रहा, कोई ज्यादा आ रहा, तो वो चीज तो 2 4 5 में जब इंटरव्यू ऐसे अलग अलग होंगे अलग अलग कंपनी में, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं सेट हो ही जाता है। मेन चीज है इंटरव्यू क्रैक करना, समझे? हेलो। चलो टाइम हो गया, अभी सोने वाले होंगे, कुछ लोग अभी सो भी रहे होंगे, 2 3 लोग तो आए नहीं है। गौरव सर। बोलो। जी सर, आपका एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये रिएक्ट नेटिव, तो इसमें भी होता है क्या? इसमें भी होता है। अब तो टाइप स्क्रिप्ट ही चल रही है बेसिकली, बट मैंने वहां पे कुछ चीजें शेयर करी हैं। देखो जावास्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट अपग्रेड है, फ्यूचर है। ओके सर। हम फ्यूचर फ्यूचर पे में फोकस करें। अभी मत करो, पहले तुम अभी सब लोग, पहले तुम लोग करंट अपना सुधारो, प्रेजेंट। फ्यूचर अभी नहीं सुधारना, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट को मैंडेट होने के लिए साल लगने वाले हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट कहीं नहीं जाने वाली है, बट अभी जॉब तुम्हें अभी लेनी है फिलहाल। ठीक है सर, गुड नाइट। कल से आप स्टार्ट करेंगे। तो क्या बोल रहा था मैं, सब लोग अवेलेबल रहेंगे कल की क्लास में? यस सर। यस सर। हाँ अवेलेबल रहना। कल फिर परसों की संडे छुट्टी है। और एक, हाँ और 1 तारीख की छुट्टी रहेगी, ठीक है? ओके सर। ठीक है। कल कल की क्लास के बाद फिर हमारी संडे ऑफ है और मंडे ऑफ है। आई थिंक ट्यूसडे को मिलेंगे फिर। चलो ठीक है।